पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सियो जुन ने पहली बार 99th फ्लोर से 75th फ्लोर का सफर तय किया। उसका मिशन था एक खतरे में पड़ी स्पीशीज को विलुप्त होने से बचाना, लेकिन मुश्किलें उसके खिलाफ थीं। सियो जुन, जिसके साथ सिर्फ क्वेंग और ब्लैक वॉरियर रैबिट थे, बहुत डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि वो आगे आने वाली विशाल चुनौती को कैसे संभालेगा। इस बीच एंटन को सियो जुन पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि भले ही सियो जुन 99th फ्लोर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कमजोर है, लेकिन लोअर फ्लोर्स पर वो एक शक्तिशाली होगा। लेकिन सियो जुन को अपनी खुद की ताकत का अंदाजा नहीं था, और फिर वही हुआ। उसकी आंखों के सामने 2000 से ज्यादा फ्रॉग मॉन्स्टर्स निकल आए। ये एपिसोड शुरू होता है सैकड़ों नीले रंग के फ्रॉग्स के साथ, जो लेक जैंका से रेंगते हुए बाहर आ रहे हैं। वो इंसानों की तरह दो पैरों पर खड़े हैं। उन्होंने सियो जुन को घेर लिया है। उनकी तेज आंखें उस पर टिकी हैं, जैसे वो उसे पूरा निगलने के लिए तैयार हो। सियो जुन अपनी जगह पर जम गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। 2000 से ज्यादा फ्रॉग मॉन्स्टर्स से लड़ने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ क्विंग अपने विशाल डंडे को अपने कंधे पर रखे लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। ब्लैक वॉरियर रैबिट अपने वॉर हैमर को कस के पकड़े हुए फोकस था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। अचानक वो क्यूट फ्रॉग्स बुरे सपने में बदल गए। उन्होंने अपने रेजर जैसे तेज दांत दिखाए। उनके चिपचिपे मुंह स्म कर रहे थे, जैसे उन्होंने ज़ॉम्बी जैसी डरावनी चीखें निकाली। आगे कूदते हुए उनकी जहरीली जीभें कोढ़ों की तरह बाहर निकली। एक स्प्लिट सेकंड में क्विंग साइज में बड़ा हो गया। उसका क्लब भी उसके साथ बड़ा हो गया। एक थंडरस स्मैश के साथ क्विंग ने एक ही वार में 10-15 फ्रॉग्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उनके शरीर जमीन में धंस गए। उसी समय ब्लैक वॉरियर रैबिट, जो क्विंग के कंधे पर बैठा था, ने एक बड़ी छलांग लगाई। अपने वॉर हैमर को ऊंचा उठाकर उसने फ्रॉग्स को गुब्बारों की तरह कुचल दिया। उनके स्लाइमी शरीर टक्कर लगते ही फट गए। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और फ्रॉग्स आगे बढ़ रहे थे। उनकी संख्या अनंत लग रही थी। सियो जुन ने महसूस किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और लड़ाई के मैदान में घुस गया। दो फ्रॉग्स ने उसे आते हुए देखा और अपनी स्लाइमी तेज जीभें उसकी तरफ फेंकी, उसका सिर छेदने के लिए। हैरानी की बात यह थी कि सियो जुन ने आसानी से डॉज कर लिया। उसके रिफ्लेक्सेस पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। यहां तक कि सियो जुन खुद शौक था कि वो उनके हमले से कितनी आसानी से बच गया। बिना हिचकिचाहट के उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। एक ही स्विंग में फ्रॉग्स के सिर काट दिए। उनके शरीर जमीन पर गिर गए। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी वापस बुलाई और उसे अपनी पीठ के पीछे कस के पकड़ लिया। क्वेंग और ब्लैक वॉरियर रैबिट योद्धाओं की तरह खड़े थे। ये किसी मूवी का सीन लग रहा था। वो एक यूनाइटेड फोर्स की तरह लड़ाई के लिए तैयार थे। इस काट मार के बावजूद सियो जुन ने कुछ जरूरी महसूस किया। भले ही ये 75th फ्लोर के मॉन्स्टर्स खतरनाक थे, लेकिन वो 99th फ्लोर वाले मॉन्स्टर्स जितने ताकतवर बिल्कुल नहीं थे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया। इसने सियो जुन को बताया कि उसने एक बार में 4 फ्रॉग मॉन्स्टर्स मारे हैं और 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। सियो जुन, जो एक किल पर 50 से 100 पॉइंट्स कमाने का आदी था, अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। वो चिल्लाया, ऐलान करते हुए कि सारे फ्रॉग मॉन्स्टर्स उसके हाथों मरेंगे और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनेंगे। कॉन्फिडेंस से भरकर उसने ब्लैक वॉरियर रैबिट और क्विंग को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तीनों आगे बढ़े। जैसे ही 100 से ज्यादा फ्रॉग मॉन्स्टर्स झील से बाहर कूदे, एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अचानक सीन बदलता है। थियो एक आलीशान किंग साइज बेड पर अकेला सोता हुआ दिखाई देता है। एक शांत नींद का मजा ले रहा है। बेड नरम और गद्देदार था, जो उसे परफेक्टली क्रेडल कर रहा था। थोड़ी देर बाद थियो ने जम्हाई ली, स्ट्रेच किया और अपनी आंखें खोली। जैसे ही वो जागा, थियो ने सोचा कि कितना वक्त हो गया है जब वो इतने आरामदायक बेड पर सोया था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जब उसने इसकी तुलना सियो जुन की गोद से की, ये सोचते हुए कि उसकी सॉफ्टनेस को कोई नहीं हरा सकता। उसके ख्याल भटक गए जब उसने सियो जुन के जेंटल मसाज को इमेजिन किया, जो उसे सुला देता था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। थियो, जो अभी भी नींद के नशे में था, उसने विजिटर को अंदर आने की इजाजत दी। दरवाजा चरमराते हुए खुला और ऑरिन दिखाई दिया, जो एक वेटर जैसे क्रिस्प व्हाइट यूनिफॉर्म में था। ऑरिन पोलाइटली अंदर आया, थोड़ा झुककर थियो को ग्रीट किया। उसने धन्यवाद कहा, लेकिन जोड़ा कि वो सिर्फ तारीफ सुनने नहीं आया है। ऑरिन ने कुछ खास तैयार किया था। उत्सुक होकर थियो ने बेड पर खुद को एडजस्ट किया, इंतजार करते हुए कि ऑरिन क्या लाया है। ऑरिन ने एक अंदाज के साथ एक ढका हुआ थाल अंदर लाया। जब उसने ढक्कन उठाया तो प्रीमियम ग्रिल्ड सैमन की खुशबू हवा में फैल गई। इसकी सुनहरी कुरकुरी स्किन लाइट में चमक रही थी, जिससे थियो के मुंह में तुरंत पानी आ गया। ऑरिन ने बताया कि यह डिश हाई क्वालिटी ग्रिल्ड सैमन है, जो परफेक्शन के साथ पकाई गई है। 2 क्यूट कैट वेटर्स उसके पीछे आए, कटलरी और साइड डिशेस के साथ टेबल सेट किया। थियो मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठी। मछली इतनी नरम और रसीली लग रही थी कि वो खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। थियो और ऑरिन कमरे में अकेले नहीं थे। 2 अडोरेबल कैट वेट्रेसेस और साइड डिशेस लेकर आईं। उन्होंने धीरे से डिशेस टेबल पर रखीं और पीछे हट गईं। उनका रवैया पोलाइट और रिफाइंड था। ऑरिन साइड में खड़ा होकर पोलाइटली सुझाव देता है कि थियो फोर्क और नाइफ का इस्तेमाल करके सैमन का एक बाइट ले और उसका स्वाद ले। थियो ने आसानी से बर्तन उठाए, सैमन का एक बड़ा टुकड़ा काटा,
उसने एक पल के लिए उसे एग्जामिन किया, फिर एक स्मर्क के साथ ऑरिन की तरफ मुड़ा। एक प्लेफुल जेस्चर के साथ थियो ने वो टुकड़ा ऑरिन को ऑफर किया, पूछा कि क्या वो इसे ट्राई करना चाहता है। ऑरिन हिचकिचाया। उसका रवैया पोलाइट लेकिन दृढ़ था। जब उसने ऑफर ठुकरा दिया, अपना सिर हिलाते हुए। थियो ये नोटिस किए बिना नहीं रह सका कि ऑरिन कितना आज्ञाकारी बन गया है। वहां चुपचाप खड़ा है, एक डिसिप्लिन नौकर की तरह। मजे लेते हुए थियो पीछे झुका और ऑरिन के ठीक सामने पूरी सैमन को बेरहमी से खा गया। ऑरिन वहां खड़ा रहा, शांत होकर चुपचाप देखता रहा। सीन बदलता है और हम थियो को हॉलवे में टहलते हुए देखते हैं। उसके कदम आरामदायक है और मूड हल्का है। वो टूथपिक से अपने दांत साफ कर रहा है, सैमन के बचे हुए स्वाद का मजा ले रहा है। लंबा समय हो गया था जब उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। लेकिन जैसे ही थियो का दिमाग 99th फ्लोर पर वापस गया, वो तुलना किए बिना नहीं रह सका। 99th फ्लोर की कुकिंग, खासकर सेओजुन की, इससे कहीं बेहतर थी। ये सैमन जितनी भी टेस्टी थी, इसके आसपास भी नहीं थी। जैसे थियो चलता रहा, उसने पास के एक कमरे से हलचल सुनी। अंदर झांकने पर उसने देखा कि आयोना हेगल को बुरी तरह डांट रही थी। हेगल, एक बच्चे की तरह जिसे डांट पड़ रही हो, अपना सिर झुकाए हुए आयोना का लेक्चर सुन रहा था। क्यूरियस होकर थियो कमरे में गया। करीब से वो आयोना की फ्रस्ट्रेशन को उबलता हुआ देख सकता था, जैसे वो हेगल को फटकार रही थी। उसका टोन शार्प था जब उसने पूछा कि क्या हेगल ने चेक करने की जहमत भी की कि लेक ज़ैंका में कितने फ्रॉग मॉन्स्टर्स थे। हेगल साफ तौर पर घबराया हुआ एक बहाना बनाते हुए हकलाया। उसने माना कि वो झील के करीब जाने से बहुत डर गया था और मॉन्स्टर्स को गिनने के लिए काफी आगे नहीं गया था। हेगल हालांकि माफी मांग रहा था, अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। उसने समझाया कि अगर वो अकेले झील के पास जाता तो शायद वो अपने टीममेट्स की जान खतरे में डाल देता। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने माना कि उसे अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली है अंडरग्राउंड केव की जहां फ्रॉग क्वीन छिपी हुई है। उसने वादा किया कि जैसे ही उसे पता चलेगा वो आयोना को बता देगा। लेकिन उसके शब्दों ने आयोना के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया। आयोना, साफ तौर पर नाखुश, ने तेज जवाब दिया। उसने हेगल को याद दिलाया कि अगर फ्रॉग मॉन्स्टर्स से जल्दी नहीं निपटा गया तो 75th फ्लोर हाथ से निकल जाएगा। उसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई, जैसे उसने हेगल की नाकाबिलियत की आलोचना की, उसे एक टैलेंटलेस सबॉर्डिनेट कहा। आयोना के शब्द चुभने वाले थे और हेगल का सिर हर गुजरते पल के साथ और झुकता गया। थियो इस टेंशन को ऑब्जर्व करते हुए बीच बचाव करने का फैसला किया। एक बूढ़े अंकल की तरह वो शांति से आगे आया। आयोना को सुझाव दिया कि गुस्सा करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आयोना रुक गई। उसकी तेज नजर थोड़ी नर्म हुई, लेकिन उसकी चिढ़ बरकरार थी। उसने हेगल पर एक तिरछी नजर डाली और टिप्पणी की कि टैलेंटलेस सर्वेंट्स ऐसी गलतियां करते ही हैं। हेगल थियो के शब्दों का वजन महसूस करते हुए अपना सिर फिर से झुकाया और अपनी काबिलियत साबित करने की कसम खाई। अपना ध्यान थियो की तरफ मोड़ते हुए आयोना ने आह भरी और अपनी कमर पकड़ ली। उसका पोस्चर थकान के साफ संकेत दिखा रहा था। थियो उसकी थकान नोटिस करते हुए उसे आराम करने का सुझाव दिया, लेकिन आयोना ने सिर हिला दिया, अपने गालों को एक क्यूट लेकिन दृढ़ तरीके से पकड़ते हुए। उसने समझाया कि उसके पास सोने का लग्जरी नहीं है, बहुत काम करना है। उसे फिगर आउट करना है कि फ्रॉग मॉन्स्टर्स को कैसे खत्म किया जाए और उनकी छुपने की जगह कैसे ढूंढी जाए। आयोना का संकल्प तारीफ के काबिल था, लेकिन थियो ये नहीं मानने वाला था। बिना चेतावनी के वो आगे बढ़ा और आयोना को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे आसानी से लिफ्ट करते हुए। आयोना, जो अचानक पकड़ी गई, शर्म से लाल हो गई। समझने की कोशिश कर रही थी कि थियो ने अचानक उसे क्यों उठा लिया। थियो ने समझाया नहीं, बल्कि उसे धीरे से अपनी पीठ पर लगे हुडेड केप में रख दिया। उसने ध्यान से उसे एडजस्ट किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि आयोना स्नग और सुरक्षित है। उसने उसे दृढ़ता से कहा कि उसे आराम करने की जरूरत है और अगर 75th फ्लोर मॉन्स्टर्स के बारे में कोई जरूरी खबर आई तो वो उसे तुरंत जगा देगा। आयोना ने कमजोर विरोध किया, जिद करते हुए कि नींद न आने की बीमारी की वजह से वो आसानी से नहीं सो सकती। वो मुश्किल से अपना सेंटेंस पूरा कर पाई क्योंकि थियो के फर की नरमी और उसके केप की गर्मी ने उसे आराम की हालत में सुलाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें भारी हो गईं और इससे पहले कि उसे पता चलता, आयोना गहरी नींद में सो गई। थियो ने एक वार्म स्माइल के साथ पीछे देखा, केप को थोड़ा एडजस्ट किया ताकि वो और आरामदायक हो सके। हेगल, जो पास खड़ा था, हैरानी से देख रहा था। उसने थियो से पूछा कि क्या आयोना को एक प्रॉपर बेड पर शिफ्ट करना चाहिए। थियो ने सुझाव को खारिज कर दिया, समझाया कि आयोना जहां है वहां ठीक है, वो उसकी पीठ पर शांति से सोएगी और उसे बस यही चाहिए। थियो कमरे से बाहर निकलता है, उसकी तेज नजर हेगल पर टिकी है। वो रुकता है, उसके पंजे आंखों से हेगल की तरफ इशारा करते हैं, ये बिल्कुल साफ करते हुए कि हेगल के कामों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हेगल इस अजीब इशारे से कंफ्यूज जमा हुआ खड़ा रहता है, थियो के इरादे को लेकर अनिश्चित। थियो उसे आखिरी बार ताना मारता है, जोर देते हुए कि लेक ज़ांका की स्थिति पूरी तरह से हेगल की जिम्मेदारी थी, फिर वहां से चला जाता है।
जैसे ही थियो कमरे से बाहर निकलता है, उसे एल्का की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रहा है। वो रुकता है, थोड़ा हैरान। थियो सोचता है कि एल्का उसे इतनी जल्दी में क्यों ढूंढ रहा है। क्या एल्का को गांव में नहीं होना चाहिए था, सप्लाईज मैनेज करने और परेशानियों को हल करने के लिए? थियो ने एल्का को रिसोर्सेज बांटने और पोटेंशियल इश्यूज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के टास्क पर भेजा था। एल्का जल्दी से पास आता है, उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही है और स्थिति समझाना शुरू करता है। वो थियो को बताता है कि उसने वाकई सारा खाना, पानी और सप्लाईज बांट दिया था जैसा निर्देश दिया गया था। हालांकि गांव में एक बड़ी समस्या पनप रही थी। एल्का का टोन गंभीर हो जाता है जब वो थियो को बताता है कि पूरा गांव थियो को पुकार रहा है। थियो कंफ्यूज और थोड़ा इरिटेटेड सवाल करता है कि गांव को उसकी इतनी अर्जेंट जरूरत क्यों है। बात की तह तक जाने का फैसला करते हुए वो एल्का के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। सीन बदलता है जब थियो और एल्का बाहर कदम रखते हैं और उनके सामने लगभग 200 गांव वाले इकट्ठा हुए दिखते हैं। मर्द, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब एकजुट खड़े हैं। उनकी आंखें थियो पर टिकी हैं, चेहरों पर याचना के भाव हैं। थियो भीड़ को स्कैन करता है, उसकी कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। ये गांव वाले यहाँ क्या कर रहे थे और वो सब उसके लिए क्यों गिड़गिड़ा रहे थे? उनकी बेताबी महसूस की जा सकती थी। उनकी आवाजें बढ़ रही थीं जब वो थियो से उन्हें अपना सबॉर्डिनेट बनाने की भीख मांग रहे थे। थियो, जो अचानक पकड़ा गया, उनके इरादों को नहीं समझता। इससे पहले कि वो एक शब्द बोल पाता, भीड़ की मांग और तेज हो जाती है। वो थियो के लिए काम करने, उससे सीखने और उसकी तरह महान वॉन्डरिंग मर्चेंट्स बनने के बारे में चिल्लाते हैं। शोर बढ़ जाता है, आवाजों का एक शोर, जिससे थियो परेशान और इरिटेटेड हो जाता है। अपनी हद तक पहुंचकर थियो आखिरकार वापस चिल्लाता है। उसकी आवाज गूंजती है जब वो ऐलान करता है कि उसका किसी को सबॉर्डिनेट बनाने का कोई इरादा नहीं है। गांव वाले शांत हो जाते हैं, थियो के आउटबर्स्ट से शॉक्ड। बिना कोई और शब्द बोले थियो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसकी चिढ़ साफ है। एल्का उसका पीछा करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। थियो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड है। उससे पूछता है कि गांव वाले उसे सबॉर्डिनेट बनने के लिए क्यों परेशान कर रहे थे। ये अनोइंग है, थियो बुदबुदाता है, जोड़ते हुए कि उसके पास पहले से ही काफी सबॉर्डिनेट्स हैं और उसे और नहीं चाहिए। एल्का, जो हमेशा धैर्य रखता है, थियो से कहता है कि कम से कम उनकी बात सुनो। वो समझाता है कि गांव वालों के लिए थियो एक हीरो है। जब थियो और एल्का गहरी बातचीत में होते हैं, अचानक एक कमोशन थियो का ध्यान खींचता है। एक आवाज जोर से और मांग करते हुए थियो के पीछे से आती है। थियो मुड़ता है और देखता है कि एक सफेद रंग की बिल्ली एरिया में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2 काले रंग के गार्ड उसका रास्ता मजबूती से रोके हुए हैं। ये ब्लैक गार्ड कैट्स, जो ओरेन के मैंशन के प्रति वफादार हैं, अपना काम करते हुए लग रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि सफेद बिल्ली पीछे हटने वाली नहीं है। थियो तुरंत उस इंट्रूडर घुसपैठिए को पहचान लेता है। ये मैरिल है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। सच्चाई का एहसास जोर से आता है। मैरिल गार्ड्स पर गुस्से से चिल्ला रही है, ऐलान कर रही है कि वो थियो को पर्सनली जानती है, बहुत करीब से, यहां तक कि खुद को थियो की क्लोज फ्रेंड बता रही है। अगर थियो ने देख लिया कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैरिल गार्ड कैट्स पर चिल्लाती है, अपनी इंपॉर्टेंस जताने की कोशिश करते हुए। लेकिन डैम, क्या नजारा है। मैरिल, जो कभी दुबली पतली और चार्मिंग हुआ करती थी, अब काफी मोटी और कम आकर्षक हो गई है। थियो अपनी आंखें तंग करता है, उसे घूरता है और खुद से सवाल करता है कि क्या ये सच में वही मैरिल है जिसे वो कभी जानता था। जब वो सोच रहा होता है, मैरिल आखिरकार थियो को देख लेती है। उसका चेहरा एक हद से ज्यादा एग्जैजरेटेड ग्रिन के साथ चमक उठता है और वो उसका नाम पुकारना शुरू कर देती है। उसकी आवाज हवा को चीर देती है। थियो, 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 वो चिल्लाती है। गार्ड कैट्स को धक्का देकर आगे बढ़ती है। एक झटके के साथ वो थियो की तरफ दौड़ती है, उस पर कूदती है और उसे कस के गले लगा लेती है। प्रैक्टिकली उससे चिपक जाती है। अपने पंजे थियो के चारों तरफ लपेटकर मैरिल अपना दिल निकाल कर रखना शुरू करती है। थियो, मैंने तुम्हें इतना मिस किया, तुम गांव वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें लौटने में इतना वक्त क्यों लगा? वो पूछती है, एक लगभग आरोप लगाने वाले टोन में। थियो, स्टन्ड और कंफ्यूज, मुश्किल से समझ पाता है कि कैसे रिएक्ट करे। उसका दिमाग घूम रहा है। ये वही मैरिल है जिसने उसे धोखा दिया था और छोड़ दिया था, और अब वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वो है जिसे छोड़ा गया था। जिस तरह मैरिल बात कर रही है, पूछ रही है कि वो वापस क्यों नहीं आया, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके व्यवहार के बारे में कुछ भी लॉजिकल नहीं लगता। मैरिल जारी रखती है, थियो के हैरान एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए। वो उसे और कस के पकड़ती है, ड्रामेटिकली सिसक सिसक कर रोती है और जिद करती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया थियो। लेकिन थियो को अब बहुत हो चुका है। हद से ज्यादा इरिटेटेड, वो मैरिल के हाथों को पकड़ता है, उसे खुद से अलग करने की कोशिश करता है। मुझे छोड़ दो मैरिल, मुझसे दूर हटो, थियो चिल्लाता है। उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन में बढ़ रही है। मैरिल हालांकि हिलने से इनकार कर देती है। वो थियो से अटूट जिद के साथ चिपकी रहती है, लगभग एक लीच की तरह। थियो की उसे दूर धकेलने की कोशिशों के बावजूद वो अपना अकलाब जारी रखती है, विक्टिम प्ले करते हुए कहती है कि उसे कितना दुख हुआ कि थियो उससे मिलने गांव नहीं आया।
तुमने गांव इसलिए छोड़ा ताकि तुम मुझे कुछ साबित कर सको, है ना? मैरिल कहती है। उसकी आवाज में मैनिपुलेशन मिला हुआ है। वो दावा करती है कि थियो सिर्फ इसलिए वॉन्डरिंग मर्चेंट बना ताकि वो उसे दिखा सके कि वो उसके बिना कितना सफल हो सकता है। अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता थियो तो तुम इतने सफल नहीं होते, वो ऐलान करती है, कहानी को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करते हुए। मैरिल यहाँ तक कि थियो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, खुद को उससे दबाकर। उसकी आवाज में नकली प्यार टपक रहा है जब वो कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया थियो, मैं चाहती थी कि तुम जाओ, सफल बनो, और अब खुद को देखो, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सपना देखा था। उसकी हरकतें और शब्द थियो को सिर्फ और ज्यादा अनकंफर्टेबल और गुस्सा करते हैं। थियो की फ्रस्ट्रेशन दिन की तरह साफ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, आयोना उसके पीछे से प्रकट होती है। उसका छोटा रूप थियो के कंधों पर चढ़ता है। आयोना अभी भी आधी नींद में अपनी आंखें मलती है और एक ग्रॉगी आवाज में पूछती है, क्या ये वही मैरिल है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? थियो जम जाता है। आयोना कमरे में टेंशन से अनजान कैजुअली अपना हाथ मैरिल के पंजे पर रखती है, लेकिन जैसे ही मैरिल आयोना का टच महसूस करती है, उसका रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। एक शक्तिशाली थप्पड़ के साथ मैरिल आयोना को मारती है, उसे कमरे के दूसरे कोने में उड़ा देती है। थप्पड़ इतना तेज है कि आयोना काफी दूर जमीन पर जा गिरती है। थियो और एल्का ये देखते हुए तुरंत पैनिक में आ जाते हैं। थियो आयोना की तरफ दौड़ता है, चिंता से उसका दिल धड़क रहा है। आयोना, वो चिल्लाता है, उसके बगल में घुटने टेकता है, चेक करता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। एल्का इस बीच डर से कांप रहा है, ये जानते हुए कि अगर आयोना फिर से गुस्सा हो गई तो इस बार कोई भी उसे शांत नहीं कर पाएगा। मैरिल दूसरी तरफ ऐसे एक्ट करती है जैसे वो इस सब में मासूम विक्टिम है। वो जोर से चिल्लाती है, एक ड्रामेटिक शो करते हुए। मुझे चूहों से नफरत है, वो चिल्लाती है, उसकी आवाज तेज है। एक घिनौने चूहे ने मुझे छुआ, ओ ये कितना घिनौना था। उसकी आंखें थियो पर घूमती हैं, सिंपैथी ढूंढती हुई, लेकिन थियो का पूरा ध्यान आयोना पर है। आयोना जमीन पर बनी हुई है, मोशनलेस और शांत। कमरा एक भारी टेंशन से भर जाता है। मैरिल के कामों का परिणाम हवा में लटक रहा है। हर कोई जानता है कि एक बार आयोना को होश आया तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। वो धीरे से आयोना से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी आंखें ध्यान से उसके चेहरे को स्कैन करती हैं और वो उसके गाल पर एक हल्की सी चोट नोटिस करता है। थियो का हाथ इंस्टिंक्टिवली उसके गाल पर जाता है और वो उसे धीरे से थपथपाता है। उसकी चिंता साफ बढ़ रही है। क्या मैं इस पर पट्टी बांध दूं? थियो पूछता है, उसकी आवाज परवाह और कोमलता से भरी हुई। उसके प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स जाग उठते हैं। कोमलता का ये पल जल्दी बदल जाता है। जब थियो अपना ध्यान मैरिल की तरफ मोड़ता है, उसका एक्सप्रेशन गुस्से से काला पड़ जाता है। मैरिल, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयोना को इतनी जोर से थप्पड़ मारने की? तुम्हें अभी उससे माफी मांगनी होगी, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थियो की आवाज अथॉरिटी से गूंजती है। मैरिल हालांकि अपना दिखावा जारी रखती है, ऐसे एक्ट करती है जैसे वो विक्टिम है। वो थियो को नकली मासूमियत से देखती है और जवाब देती है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो थियो? क्या वो घिनौना चूहा तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है? उसके शब्द थियो के दिल पर लगते हैं और उसका गुस्सा उबल पड़ता है। घिनौना चूहा? थियो चिल्लाता है, उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है। तुम आयोना को ऐसा कैसे कह सकती हो? ये तुम्हारी गलती है। तुमने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गई और उसे चोट लग गई। तुम्हें अभी उससे माफी मांगनी होगी। थियो का टोन शार्प है और उसके शब्दों में ऐसा वजन है जो एल्का को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। मैरिल थियो की इंटेंसिटी से घबराकर रोने लगती है, ड्रामेटिकली चिल्लाती हुई। अपनी सिसकियों के बीच वो शिकायत करती है, क्या आयोना मुझसे ज्यादा जरूरी है? तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए थियो। मुझे पसंद नहीं जब तुम मुझ पर चिल्लाते हो। लेकिन थियो का सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। एक मैरिल की तरह रोना बंद करो, वो चिल्लाता है। उसकी आवाज अटल है। तुम एक बिगड़ी बहन की लौरी हो और वक्त आ गया है कि तुम वैसे ही एक्ट करना शुरू करो। अपना ड्रामा अभी बंद करो और आयोना से माफी मांगो। अचानक मासूमियत का नकाब जो मैरिल ने पहना था टूट जाता है। उसके आंसू एक पल में सूख जाते हैं और एक पागलपन वाली ग्रिन उसके चेहरे पर फैल जाती है। वो पागलों की तरह हंसने लगती है, अपना असली रूप दिखाते हुए। एल्का और थियो स्टन्ड रह जाते हैं। जबकि थियो मैरिल के डार्क साइड को हमेशा से जानता था, एल्का इसे पहली बार देख रहा है। मैरिल अपने पंजे निकाल लेती है। उसकी आंखें गुस्से से भरी और डरावनी हो जाती हैं और वो एक जहरीले टोन के साथ बोलना शुरू करती है। मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हूं, वो ऐलान करती है, उसकी आवाज बीमार गर्व से भरी हुई। मैं यहां तुम्हारे लिए आई थी थियो, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए, और तुम मुझे घिनौने चूहे के लिए डांट रहे हो। उसकी आवाज एक चीख में बदल जाती है और इससे पहले कि थियो जवाब दे पाए, मैरिल हवा में कूदती है, पंजे बाहर निकाले, हमला करने के लिए तैयार। तुम एक बेवकूफ छोटे बिल्ले हो, वो चिल्लाती है जैसे वो थियो की तरफ लपकती है। लेकिन ठीक उससे पहले कि उसके पंजे थियो तक पहुंचे, आयोना बीच में आ जाती है।
आयोना अपना मैजिक स्टाफ एक्टिवेट करती है। उसका एक्सप्रेशन शांत लेकिन जानलेवा गंभीर है। एक तेज हरकत के साथ आयोना एक छोटा लेकिन चमकता हुआ डिस्ट्रक्टिव ऑर्ब बनाती है। उसका मैजिक शक्ति रेडिएट कर रहा है। मेरिल, आयोना कहती है, उसकी आवाज ठंडी लेकिन दृढ़। थियो और मेरा एक रिश्ता है जो तुम कभी नहीं समझ पाओगी, एक रिश्ता जो खास है, जिसे तुम छू नहीं सकती। मेरिल के पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं है इससे पहले कि आयोना ऑर्ब छोड़ देती है। ये हवा में उड़ता है और मेरिल के पेट पर लगता है। टक्कर पर एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ फट जाता है। तबाही विशाल है। मैंशन में एक बड़ा छेद हो जाता है और मेरिल दूर उड़ती हुई जाती है, दूरी में गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गिरी या वो जिंदा भी है या नहीं। आयोना धीरे से जमीन पर लैंड करती है। उसकी हरकतें शांत और कलेक्टेड हैं। इस बीच थियो जमीन पर बैठ जाता है, आयोना के हमले की ताकत से स्टन्ड। एल्का का जबड़ा गिर जाता है। उसका शॉक साफ है। इतना छोटा डिस्ट्रक्टिव ऑर्ब इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? एल्का बुदबुदाता है, विश्वास करने में असमर्थ कि उसने अभी क्या देखा। थियो उतना ही हैरान मैंशन में हुए छेद को देखता है और धीरे से खुद से कहता है, मेरिल गई। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर और गौर करे, आयोना उसके पास आती है। वो उससे टेक लगाती है, अपना सिर उसके पेट पर रखती है। उसकी आवाज नरम और नींद से भरी हुई। मुझे बहुत नींद आ रही है, आयोना फुसफुसाती है। मुझे पकड़ो और थोड़ी देर और आराम करने दो। बिना हिचकिचाहट के थियो अपनी बाहें उसके चारों तरफ लपेट लेता है। उसका चेहरा एक वार्म स्माइल में बदल जाता है। उस पल में थियो को एहसास होता है कि वो आयोना की कितनी परवाह करने लगा है। जैसे वो उसके पेट पर शांति से सोती है, थियो फुसफुसाता है, जितना चाहो उतना सो लो आयोना। सीन थियो के आयोना को करीब पकड़े हुए खत्म होता है। उनका बंधन मजबूत हो रहा है, जैसे उनके चारों तरफ की केओस शांति में बदल जाती है। और वहीं ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें और थियो को बधाई दें। इस एपिसोड का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, हमें कमेंट्स में बताएं। इस एपिसोड का लाइक गोल 1400 लाइक्स है, तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक अलविदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में।